बहुत अरसा पहले जब मेरा चक्कर मेरे गांव में लगा था, उन दिनों हमारे गांव वाले घर से किराएदार घर खाली करके गए थे और मुझे मुरम्मत के हवाले से घर का जायज़ा लेना था। घर काफ़ी खस्ता हाल कर दिया था जो पहले रहकर गए थे। दीवारों पर बच्चों की पेंसिलों के निशान और अजीबोगरीब रंगों में तस्वीरें, टूटे हुए नल और न जाने क्या कुछ। खैर, मैंने एस्टीमेट लगवाना था मुरम्मत के लिए, सो एक रात मुझे वहीं रुकना था। दिन में तमाम काम मुकम्मल करके मैं वापस घर को आया तो हमारे साथ वाली हमसाई चची से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा और दीगर घर वालों का हाल अहवाल पूछते हुए गुजारिश की कि रात में मैं उन्हीं के यहाँ रुक जाऊं। उनकी चाहत की कदर करते हुए मैंने इनकार किया तो उन्होंने अगली बात कुछ ऐसी की जो मुझे कुछ खास समझ ना आई उस वक्त। चची बताने लगी कि तुम्हारे किराएदार कुछ ठीक लोग नहीं थे। वो पुरस्कार से लोग मालूम होते थे, जैसे गैर अखलाकी और गैर शरई कामों में मुलविस लोग हुआ करते हैं। मैंने चची से गुजारिश की कि मैं कुछ समझा नहीं तो उन्होंने बताया कि अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी रात को। जो औरत रहती थी, कभी उसकी रोने की आवाज़ आती थी तो कभी नाकाबिले बयान किस्म की आवाज़ें भी सुनाई दिया करती थी। और तो और अक्सर कुछ लोग इस घर में आया करते थे, मगर किस मकसद से ये मालूम नहीं। सो मुझे अब इस घर से खौफ आता है, इसलिए बेहतर है कि तुम अकेले मत रुको यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ रात गुजार लो। मुझे ये सब सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, मगर मैंने माजरत करते हुए उनसे इजाज़त ली और अपने घर वापस आ गया। अंदर आकर मैंने चारपाई सीधी की, ऊपर चादर बिछाकर मैं कंबल ओढ़कर सोने के लिए लेट गया। पहाड़ी इलाकों में रात बेहद तारीक और सुनसान होती है, फिर चाहे वक्त 8 बजे का हो या फिर 10 बजे का। मैं लेटा हुआ था, मगर मुझे कुछ खास नींद नहीं आ रही थी, सो मैंने मोबाइल पर गेम लगा ली और खेलने लगा। मेरी चारपाई सहन के करीब थी। मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था कि गेम के दौरान मुझे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आईं, जैसे कोई अंदर हलचल कर रहा हो। मैंने गेम रोक कर गौर किया तो कुछ भी नहीं था। जब मैं दोबारा गेम में मगन हुआ तो मुझे दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ आ रही थी। मैं गौर से सुन रहा था उस आवाज़ को, और वो आवाज़ बाकायदा वाज़िया सुनाई दे रही थी मुझे। मैंने हिम्मत करके अंदर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली और खामोश था। मगर मेरे लेटने के बाद दोबारा मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे दीवार पर कोई नाखून से खुरेद रहा हो। पर अंदर जाकर देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ देर तो मामला ऐसे ही चलते रहे, पर उसके बाद मुझे दरवाज़ा बंद करने और चहलकदमी सुनाई दी। मामला मेरी समझ से बालातर था कि आखिर जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो ये आवाज़ें क्यों और कैसे आ रही हैं। बार बार ठंड में उठने की वजह से मुझे आदत महसूस हुई तो मैं वॉशरूम चला गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया और लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करने लगा तो सामने शीशे में अजीब सा अक्स नज़र आया, जिसे देखकर मैं बाकायदा हवास पाख्ता हो गया और मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा, मगर इस दौरान मानो जैसे घर अंदर से जाग गया हो। पूरे घर में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। अपनी चारपाई मैंने सहन की तरफ घसीटी और आयतुल कुर्सी पढ़कर सुबह का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान मेरी आंख लग गई और सुबह होते मैंने अपना दीगर काम मुकम्मल किया और वहाँ से वापसी के लिए निकल आया। वापस आकर मैंने अपने दोस्त अहबाब से इस मामले के मुतल्लिक रब्ता किया तो मालूम हुआ कि उस घर में काले जादू का अमल होता रहा है, जिसकी वजह से घर में इतनी हलचल हो रही थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया था कि इतने अरसे से हमारे घर जादूगर रह रहे थे,
और हमारे घर में ना जाने क्या कुछ होता रहे। सो लिहाजा हमेशा अपना मकान हो या फिर कोई चीज़ काबिल एतबार लोगों को ही देनी चाहिए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए मेरा 1 साल बाकी रहता था, जिस दौरान मेरे साथ ये किस्सा पेश आया। क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी दूसरे शहर में थी, लिहाजा मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता था और कभी कभार घर चक्कर लगाया करता था। मेरी पार्ट टाइम जॉब भी थी, उसकी वजह से मुझे अपने खर्चे भी निकालने पड़ते थे। गुज़िश्ता अरसे की बात है जब 1 हफ्ते के लिए हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का इनेकाद किया गया था और मुझे घर वापस आना पड़ा। घर में मेरा एक कमरा ऊपर वाले पोर्शन में है, जहाँ मेरा छोटा सा जिम भी बना हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, एक अदद बेंच प्रेस, डंबल्स और पंचिंग बैग मेरे लिए काफ़ी है। जब वापस आया तो घर वालों के साथ वक्त गुजारने के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। वालिदा हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखती हैं और कमरा भी गंदा मालूम कभी नहीं हुआ। अपना पेंडिंग कामकाज करने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया। मैं रात को सोया नहीं बल्कि जागा रहा और पबजी दोस्तों के साथ खेलता रहा। बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था मुझे खेलते हुए, लिहाजा मैंने हैंड्स फ्री उतारे और फ़ोन साइड पर रखकर आंखें बंद कर दी। उसी लम्हे मुझे दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं उठकर गया और देखा तो मेरा डंबल नीचे गिरा हुआ था। उसे मैंने वापस तो रख दिया, मगर ये सोच मुझे बेहद तंग कर रही थी कि आखिर ये गिरा कैसे है, जबकि ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई ऐसी वजह जो जहन कबूल करता हो। बहरहाल मैं थका हुआ था तो आकर लेट गया। कुछ 1-2 घंटे बाद मेरी आंख खुली, मगर आंख भी किसी शोर के बायस खुली और जूं मैं होश में आता रहा, वो शोर वाज़िया होता जा रहा था। मुझे उसी कमरे से पंचिंग बैग की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसको कोई मुक्के मार रहा हो। वो आवाज़ उस वक्त मेरे लिए बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और सोने पे सुहागा जब तक वो आवाज़ गूंजती रही, मैं ना तो हिल सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। न जाने कब मेरी आंख दोबारा लगी, मगर सुबह उठा तो ऐसे ही मालूम हुआ जैसे कोई डरावना ख्वाब था। तो मैंने इसके मुतालिक किसी से जिक्र नहीं किया और अपना दिन ऐसे ही फरागत में गुजार दिया। अगली रात दोबारा मैं देर से सोया और फिर उसी तरह मेरी आंख खुली। मेरे पंचिंग बैग को मुसलसल कोई मुक्के मार रहा था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर देखने का सोचूं भी। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी और वो आवाज़ एकदम ख़त्म हो गई, मगर फिर मुझे कुछ कदम मेरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए सुनाई दिए। जो वो कदम मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, वो वहीं रुक गए। और उस वक्त मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने अपनी ईमान की पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए बाआवाज़ मुखातिब होकर कहा कि तुम जो भी हो, ये हमारी रिहाइश का है और तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ दखल अंदाजी करने का, लिहाजा चले जाओ और कभी वापस बताना। वो लम्हा है और आज कि अब दोबारा कभी वैसा सिलसिला मेरे साथ पेश नहीं आया, बल्कि मेरा रिश्ता दीन के साथ मज़ीद मजबूत हो गया, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। हमारी हुंजा से वापसी हो रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए गाड़ी आहिस्ता चला रहे थे क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के खदशात थे। मेरे साथ मेरे हमरा 3 और दोस्त मौजूद थे, नौफल, उस्मान और अली। उस्मान और अली मजाकिया तबीयत के मालिक हैं, मगर उस रात उन्होंने भी नौफल की बात से मुत्तफिक होते हुए फ़ैसला किया कि लैंडस्लाइडिंग के ज़रा भी आसार नज़र आए तो करीब ही किसी होटल में रात स्टे कर लेंगे और फिर दिन की रोशनी में दोबारा सफ़र शुरू कर लेंगे।
गाड़ी अपनी मुनासिब रफ्तार पर चल रही थी कि यकदम मुझे सामने कुछ अक्स नज़र आया, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक पर पैर दे मारा और सभी आगे की तरफ आ लगे। सबने मुझसे पूछा कि आखिर मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया जो मैंने ऐसी हरकत की, आखिर क्या वजह बनी। तो मैंने जवाबन उन्हें बताया कि मुझे सामने सड़क पर यकदम कोई खड़ा दिखाई दिया था, जिसकी वजह से मेरी ब्रेक लग गई। सभी की सांसें फूली हुई थी और नौफल के बकौल ऐसा वहमाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। सफ़र तवील है, अगर अभी से मामलात ऐसे हैं तो रात रुक जाना बेहतर है। जिस जगह हमने ब्रेक लगाई थी वहाँ नज़दीक कोई होटल दिखाई नहीं दे रहा था। हमने गूगल मैप्स चेक किया तो 2 किलोमीटर आगे एक होटल शो हुआ, तो हमने रात को वहीं रुकने का फ़ैसला किया। मैप को फॉलो करते हुए करीब पहुँचे तो जिस जगह हमारी डेस्टिनेशन शो हुई वो एक गांव था। बमुश्किल एक पैदल चलता मुकामी नज़र आया, जिसकी मदद से हम उस होटल तक पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो बस एक 2 मंजिला इमारत है जो चंद कमरों पर तामीर करदा है, जिसे होटल का नाम दिया गया है। मगर हमने शुक्र अदा करते हुए गाड़ी पार्क की और होटल में रात गुजारने के लिए चेक इन किया। हमारे कमरे में 2 बेड और 2 मैट्रेस थे। मुझे बेड पर सोने की आदत थी और अगले दिन ड्राइव भी करनी थी, लिहाजा मैं खिड़की के साथ वाले बिस्तर पर रजाई ओढ़ कर लेट गया। तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा होगा कि हमें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो कमरे के बाहर किसी की चहलकदमी सुनाई दी। वक्फे वक्फे से हमने उस चहलकदमी को सुना। उसके बाद हमारे कमरे की सीलिंग से धमक की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई छलांगे मार रहा हो। इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे को बाखबर नहीं किया, मगर सब सुन रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। खैर, अभी इस सब को नज़रअंदाज किया था कि कमरे के बाहर से 2 औरतों की आपस में गुफ्तगू करने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। नौफल ने मेरी तरफ देखा और मैंने मोबाइल पर टाइम की तरफ देखा तो 2:30 बज रहे थे रात के। इस बात से ख़ुद को तसल्ली देते हुए आंखें बंद की कि हो सकता है कोई फैमिली हो जो हमसे पहले यहाँ मौजूद हो। अब मेरी आंख लग ही चुकी थी कि सीलिंग से ज़ोरदार धमक की आवाज़ आई और मेरी आंख खुल गई। मैंने नौफल की तरफ देखा तो वो पहले ही जाग रहा था, जबकि बाकी दोनों घोड़े बेचकर सो चुके थे। अभी हम एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर ही रहे थे कि ये क्या अजीब सिलसिला है कि उस दौरान कमरे के बाहर से औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। और साथ ही एक और औरत की रोने की आवाज़ भी उसकी आवाज़ के साथ शामिल होकर गूंजने लगी। वो आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि कभी लगता था बिल्लियों की आवाज़ है तो कभी लगता था औरतों की। दुआएं पढ़ने के बाद जब मामला थमने लगे तो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। नौफल ने इशारतन खामोश रहने को कहा और यह भी कि दरवाज़ा किसी सूरत खोलने की ज़रूरत नहीं। दस्तक भी खौफनाक अंदाज में हो रही थी, कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, तो कभी 1 दफ़ा। हम दोनों ने कलाम पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मामला रुक से गए और एक अजीब सी खामोशी छा गई जो पहले नहीं थी। उसके बाद ना जाने मेरी आंख कब लगी और सुबह कब खुली। जब सुबह उठकर इस मामले के मुतल्लिक गुफ्तगू की तो बकौल उस्मान और अली के, जो सो रहे थे, लिहाजा उन्हें शुरुआत में धमक की और चहलकदमी के अलावा और कोई आवाज़ या मामलात महसूस नहीं हुए। मगर नौफल और मुझे उसके बाद के मामलात भी याद थे। जब नीचे चेकआउट के लिए गए तो नौफल ने बातों बातों में खान साहब से पूछा कि क्या इस होटल में सिर्फ हम ही थे या कोई और भी रुका हुआ था। खान साहब का अंदाज़े बयान साफ बता रहा था कि कुछ था जो वो बताने में हिचकिचा रहे थे।
कहने को तो उन्होंने कह दिया था कि आपके अलावा भी हैं, मगर उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि हमारे अलावा और कोई रात को मौजूद नहीं था। बस यही सवाल वापसी पर अपने साथ लेते आए कि आखिर ये सब माजरा क्या था अगर होटल में हमारे अलावा कोई और नहीं था। इस दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं जिनको पढ़ना इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, या ये कहा जाए कि उन्हें अपने करीब रखना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक मर्तबा मेरी सहेली जो पेशावर से आई थी, मेरी रहाइश उन दिनों इस्लामाबाद हुआ करती थी। वो सहेली मेरी म्यूचुअल फ्रेंड थी, यानी एक दोस्त की सहेली थी जिसको चंद दिन मेरे पास रहना था। खैर, मैंने बिना एतराज़ किए उसे खुश आमदीद कहा। क्योंकि सफ़र लंबा था, मैंने उसे खाने की दावत दी और हम बाहर खाने के लिए चले गए। मगर उसका रवैया बहुत मुख्तलिफ था, जैसे वो घबराहट में रहती हो। कम बात करना और मुसलसल अपनी नज़रें आगे पीछे दौड़ाना। बामुश्किल वो मेरे साथ चंद घंटे ही रही और कहने लगी कि उसे दूसरी सहेली की तरफ रुकना है तो वो शाम में ही उसके पास चली जाएगी। खैर, जब शाम हुई तो वो अपनी दोस्त के यहाँ चली गई, मगर उसका एक हैंड बैग मेरे रूम में रह गया। मेरे पास उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था जिससे मैं उसको इत्तला दे सकूं। तो मैंने अपनी सहेली को कॉल मिलाई और उसे बताया कि उस लड़की का बैग मेरे रूम में रह गया है, सो उसे कहो कि वो आकर ले जाए। मैं इंतज़ार में थी कि मेरी सहेली की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि वो कल तुमसे रिसीव कर लेगी और वो तुम्हें डायरेक्ट खुद ही कॉल कर लेगी, लिहाजा तुम बेफिक्र हो जाओ। तो मैं बेफिक्र हो गई। रात का खाना खाने के बाद जब मैं वापस अपने कमरे में दाखिल हुई तो अजीब सी घुटन और बदबू कमरे में से आ रही थी। मैंने उसी दौरान कमरे की खिड़कियां खोली और ताज़ा हवा को अंदर आने दिया। तकरीबन 11 से 11:30 तक की बात है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का काम मुकम्मल कर रही थी कि पीछे से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने उठकर देखा तो उस लड़की का बैग ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसे वापस रखने के बाद मैं दोबारा अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गई कि दोबारा मुझे पीछे से गिरने की आवाज़ आई और उसी का बैग था जो गिर रहा था। मैंने कमरे की खिड़की पहले बंद की कि शायद हवा की वजह से बार बार ना गिर रहा हो, तो मैंने खिड़की बंद कर दी। तकरीबन 1 से 2 बजे की बात होगी। मैं अपनी दोस्त के साथ कॉल पर मसरूफ़ थी कि वो बैग मेरे सामने ही खुद ब खुद नीचे गिर गया। यह देखकर मैं ताज्जुब में मुब्तला हो गई। अव्वल तो ये गलत अमल है, मगर मेरे अंदर एक तजस्सुस था कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो ये बार बार गिर रहा है। मैं पहले तो खड़ी रही, उसे देखती रही, लेकिन फिर मैंने उस बैग की जिप खोली तो अंदर से एक अजीबोगरीब किताब निकली जिस पर ऐसी लिखाई थी जो ना तो अरबी थी और ना ही फ़ारसी। उस किताब के सफ़े पलटने पर सिर्फ कुछ तस्वीर समझ आ रही थी, जिनमें एक पानी जैसा निशान था, दूसरा आग का भगोला और तीसरे में सिर्फ काली इंक जैसा कुछ था। उस किताब से मुझे वहशत आने लगी और मामलात गड़बड़ लगने लगे, तो मैंने फ़ौरन उस किताब को उसके बैग में वापस रखकर बैग नीचे ही पड़े रहने दिया। मैं बेड पर बैठी दोस्त को इस सब के मुतालिक बता रही थी कि मुझे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ मुसलसल आने की वजह से मैंने बाथरूम जाकर देखा तो नल बंद था, कहीं से पानी नहीं टपक रहा था। मैं बाथरूम में ही खड़ी सर पर हाथ रखे सोच रही थी कि अभी ही तो मुझे आवाज़ आई थी पानी गिरने की, मगर सभी नल बंद हैं और खुश्क हैं। अभी मैं खड़ी ये सब सोच रही थी कि इसी के साथ मुझे कमरे की लाइट ऑफ होने की आवाज़ आई। बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जिसके बाहर यकदम अंधेरा हो गया था और मैं देखकर उधर की उधर ही दंग रह गई। मेरे सामने की बात है, मुझे पीले रंग की रोशनी कमरे में बिखरती दिखाई दे रही थी। जब मैंने मुकम्मल देखा तो ड्रेसिंग टेबल के दरमियान मुझे आग लगी नज़र आई, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैंने फ़ौरन बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से दे मारा, मगर ज़ोर से दे मारने की वजह से वो दरवाज़ा वापस खुल गया और जब खुला तो बाहर की लाइट ऑन थी और कमरे में आग का नामो निशान नहीं था।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और ये सिर्फ मेरे शायद वसवसे और वहम थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। उस वक्त मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकलकर लॉबी में खड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन उसी दौरान मेरे जहन में आया कि अंदर रखे बैग को मैं कमरे से निकाल देती हूँ, मगर अंदर जाने से मैं हिचकिचा रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत करके अंदर गई, बैग को निकाला और लॉबी में रख दिया और सुबह होने तक का इंतज़ार करती रही। वो जिस लड़की का बैग था कभी दोबारा नज़र नहीं आई, ना ही मेरी सहेली के राब्ते में रही। जो बैग और किताब मेरे पास मौजूद थी मैंने एक साहिब इल्म के हवाले कर दी, जिनसे मुझे मालूम हुआ शैतानी अमाल सीखने के लिए बनी है, जो बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस सब से बच गई और दोबारा कभी मेरे साथ इस तरह का कोई सिलसिला पेश नहीं आया। मैं एक ट्रेन ड्राइवर हूँ। ये नौकरी करते हुए मुझे 15 साल हो गए हैं। बहुत कम उम्र में ही वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने ये नौकरी शुरू की। जनवरी, जैसे कि आप जानते हैं, पंजाब की शदीद ठंड का महीना होता है। इसकी रातें तारीक और धुंध हर तरफ छाई होती है। धुंध का आलम भी ये होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। ये ऐसी ही रातों में से एक रात की बात है। मेरी शिफ्ट रात को शुरू होनी थी। मैं घर से शाम को स्टेशन के लिए रवाना हुआ। मेरी आदत है कि घर से निकलते हुए चारों कुल और आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर करता हूँ। स्टेशन पहुँचा, शिफ्ट शुरू हुई और ट्रेन सफ़र के लिए रवाना हो गई। घर से निकलने के अलावा जब मेरा ट्रेन का सफ़र शुरू होता है तो मैं अपनी और ट्रेन पर सवार तमाम मुसाफिरों की ज़िंदगी की दुआ मांगता हूँ। उस रोज़ भी ऐसे ही सफ़र का आगाज़ किया। रात गहरी होती गई, धुंध पहले से ज़्यादा पड़ने लगी। करीब रात के 2-3 बजे का वक्त था कि दूर से एक तेज़ रोशनी दिखाई दी। बहुत गौर किया मगर समझ ना आया। दूर से देखने पर स्टेशन मालूम हो रहा था। ट्रेन जैसे जैसे रोशनी के करीब गई तो कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। एक प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगा, मगर इतने सालों में ये तजुर्बा हो गया था कि कितने वक्त में कौन सा प्लेटफॉर्म आना है, और मेरे तजुर्बे के मुताबिक अगला प्लेटफॉर्म आने में अभी 40 मिनट रह गए थे। तो फिर ये कौन सा प्लेटफॉर्म था? एक लम्हे को ये लगा कि शायद स्पीड की वजह से स्टेशन वक्त से पहले आ गए, मगर स्पीड मेरी बहुत नॉर्मल थी। खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही प्लेटफॉर्म नज़दीक आया तो मैं रुक गया। जब ट्रेन रुकी, दूर से जो स्टेशन मालूम होने वाली जगह थी एक खाली मैदान में बदल गई। अजीब, वीरान और सुनसान जगह, जहाँ ना बंदा ना बंदे की कोई ज़ात थी। ट्रेन की खिड़कियाँ जमने लगीं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से हाथ पांव हिलाना मुश्किल हो रहा था। अल्लाह का नाम लिया और इसे अपना वहम समझकर ट्रेन चलाने का सोचा। मैंने ट्रेन चलानी चाहिए तो देखा कि उस गुप अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही हैं। वो एक बिल्ली थी। रंग स्याह काला होने के बायस सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और आंखों की रोशनी भी मामूली नहीं थी। रोशनी करीब आने लगी। बिल्ली ट्रेन की तरफ आ रही थी। देखते ही देखते वो बिल्ली मेरे कैबिन में दाखिल हो गई। अब समझ आने लगा कि ये माजरा क्या है। दूर से प्लेटफॉर्म दिखाई देना, जबकि हकीकत में सिर्फ एक खाली मैदान था। बीच मैदान के जहाँ ना इंसान है ना इंसान का कोई वजूद, और इस ठंड में कोई भी जानवर अपने बिल से बाहर नहीं निकलता, तो एक काली स्याह बिल्ली का दिखाई देना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे साथ सर्विस के कुछ और लोग भी थे। मैंने उनको इशारे से कहा कि वो भी अल्लाह का कलाम पढ़े। जिसे जो आयत आती थी सब ने वो पढ़नी शुरू की। बिल्ली कैबिन से उतरी और हमारे देखते ही देखते गायब हो गई। मैंने कोई भी मिनट ज़ाया किए बगैर ट्रेन चलाई और वहाँ से निकल गया। जैसे ही उस जगह को क्रॉस किया, ठंड और धुंध दोनों ही थम गई, मानो जैसे उस जगह पर किसी और चीज़ का पहरा। ये अल्लाह के कलाम की ताकत थी कि वो जो भी चीज़ थी नुकसान पहुँचाए बगैर वहाँ से चली गई।
मेरी तीसरी रात थी नाहरान में। गुज़िश्ता रातें दोस्तों के साथ गुजार कर कुछ वक्त मैं अपने साथ बिताना चाहता था। अक्टूबर की खामोश और ठंडी हवा भरी रातों में एक कप चाय के साथ जलते हुए धीमे कोयलों के आगे बैठकर हादे निगाह के मनाजिर देखना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। सो मैंने उस लम्हे को जी भर के जीना चाहा और अपनी नशिस्त पर बैठे ऊंचे पहाड़ों में नजर आते दरख्तों को देखता जा रहा था। होटल की दीवार के पार थोड़ा ही आगे एक कच्चा रास्ता बना हुआ था जो मजीद उन गहरे दरख्तों को जाता था। यह रास्ता दिन के औकात में मुकामी अपनी रोज़ की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, और जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ से वो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। चाय की घूंट लेते हुए मैं सोच रहा था कि रात के पहर क्या जानवरों के अलावा कुछ और भी है जो इन दरख्तों में मंडराता होगा या नहीं। गहरा, घना और स्याह जंगल जो मेरी नज़रों के सामने था। मैं इस सोच में ही मुब्तला था कि सामने होटल के पार उस कच्चे रास्ते पर एक बिल्ली जाती हुई मुझे नज़र आई। अपनी चाल में मगन दुम खड़ी करते हुए वो बिल्ली उस रास्ते पर चल रही थी और थोड़ा ही आगे जाकर उस कच्चे रास्ते के किनारे पर बैठ गई। फासला ज़्यादा था उसके और मेरे दरमियान, तो मुझे बस उसके वजूद से अंदाज़ा था कि वो एक स्याह बिल्ली है। कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्ली अपनी जगह से हिली और अब उसकी चाल और वजूद में फ़र्क मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से हिलकर ज़मीन की तरफ मुंह किए फुदक रही थी, मानो जैसे खरगोश हो। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि देखी तो मैंने बिल्ली थी, फिर ये खरगोश कैसे बन गई, या फिर मुझे देखने में गलत फहमी हुई। अब मैंने उस जानवर पर टिकटिकी बांध ली और उसकी हरकतों को देखता रहा, मगर वो दोबारा उसी किनारे पर आकर बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज़ यूं था कि मालूम नहीं हो पाता था कि कौन सा जानवर है, मगर इतना ज़रूर पता चलता था कि कोई जानवर है जो वहाँ बैठा हुआ है। दोबारा जब वो अपनी जगह से हिला और टहलना शुरू किया तो उसके उठते उठते ही उसका वजूद थोड़ा वसी हो गया और इस मर्तबा वो कुत्ते का रूप इख्तियार कर गया और उसी तरह ज़मीन के बल अंगड़ाई लेते हुए टहलने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि ये मामला गैर मामूली है, सो मैंने वहाँ से उठ जाने का फ़ैसला किया और दोस्तों में से किसी को बुलाना चाहा। पर अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वो जानवर मेरी नज़रों से ओझल हो गए। उसके बाद मैं फ़ौरन कमरों की तरफ अंदर आ गया और आकर अपने दोस्तों को इस सिलसिले के मुतल्लिक बताया, तो कुछ दोस्त सुन के हैरान हुए और एक दो ने इस बात को मजाक में तब्दील कर दिया। खैर, किसी ने मेरी बात पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं की, सो मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए दोस्तों की महफिल में शिरकत कर ली। जब सोने के लिए लेटे और कमरे की लाइट्स ऑफ हुईं, मैंने कुछ देर खिड़की के साथ कुर्सी पर बैठना चाहा। वहाँ बैठकर भी मैं बाहर के नज़ारे कर रहा था, मगर मेरे जहन में ये ख्याल तंग कर रहा था कि वो रूप बदलता हुआ जानवर क्या था। मैं काफ़ी देर खिड़की के किनारे बैठा रहा कि शायद अभी कुछ नज़र आ जाए, मगर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुबह जब मैंने वहाँ के मुकामी से इस सिलसिले के मुतल्लिक गुफ्तगू की तो बकौल उनके मुझे छलावा दिखाई दिया था, और ये भी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ कोई भयानक इत्तेफाक पेश नहीं आया, क्योंकि छलावे का मकसद डराना होता है, वो भी अजीब व गरीब सूरत व शक्ल में। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में बहुत सी ऐसी मखलूक रहती हैं जो आम इंसानी आँख नहीं देख सकती, मगर महसूस ज़रूर कर सकती है। पर आखिर को सभी मखलूक को अल्लाह ताला ने बनाया है, सो अल्लाह का कलाम ही काफ़ी है किसी भी शैतानी शर से महफूज रहने के लिए। इस छलावे के मुतल्लिक सुनकर मुझे हैरत तो ज़रूर हुई, मगर उस मुकामी की बात से मेरी हौसला अफजाई भी हुई कि वाकई अल्लाह के कलाम के आगे कोई भी शैतानी शर मजबूत नहीं। बचपन में हम सभी कज़न्स जब इकट्ठे हुआ करते थे तो हमारा ज़्यादातर वक्त खेल कूद में ही लग जाता था। हमारी सबसे पसंदीदा खेल पकड़न पकड़ाई और छुपन छुपाई थी।
यूं ही किसी बड़े की शादी की तकरीब का मौका था। सभी कज़न्स इकट्ठे हुए और खेल कूद में मसरूफ़ हो गए। शादी की तकरीब DI खान में थी। जिस घर में हमारी रिहाइश थी उसके थोड़े ही फासले पर एक खाली घर था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। उस घर के मुतालिक कहा जाता था कि यह घर आसेब ज़दा है, सो यहाँ जाने से गुरेज किया जाए। मगर हम बच्चे कहाँ बड़ों की बातों पर गौर करते थे। हमें तो बस अपनी शुगल मस्ती से ही मतलब हुआ करता था। एक रात इरादा हुआ सब कज़न्स का छुपन छुपाई खेलने का। सभी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि छुपने के लिए 2 घर मुंतखब किए गए थे, एक वो खाली घर और दूसरा जहां हम रिहाइश पजीर थे। सभी पुगे और खेल का आगाज़ किया। दीगर कज़न्स शादी वाले घर में जा छुपे और मेरे साथ मेरी कज़न आयमा थी और हम दोनों उस खाली घर के शुरुआत वाले कमरे में जा छुपे। वो कमरा कम और 2 दीवारों से जुड़ी एक स्पेस थी जो ऊपर से ओपन थी। हम सभी अपनी अपनी जगहों पर छुप गए थे। हमारे कज़न की आवाज़ हमें सुनाई दी कि मैं आ रहा हूँ, चाहे कोई छुपा हो या ना। अब मैं और आयमा ताक में थे कि हम सबसे आखिर में पकड़े जाएंगे और हमारी बारी नहीं आएगी। हुआ कुछ यूं कि उस दौरान मेरे बाजू पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। मैंने आयमा से पूछा कि क्या तकलीफ़ है तुम्हें, और साथ ही उसे भी एक थप्पड़ दे मारा। मगर आयमा रुकी नहीं, उसने मुझे मज़ीद एक थप्पड़ मारा। और हालांकि वो कमज़ोर और मुझसे छोटी थी, मगर उसके थप्पड़ में शिद्दत थी जिसकी वजह से मुझे लग रही थी। मैंने जवाबन उसे थप्पड़ मारकर समझाया कि शोर से हम पकड़े जा सकते हैं, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और जूं जूं वो थप्पड़ मारती गई। उसका थप्पड़ मुझे जिस हिस्से पर लगता था वहाँ शदीद जलन महसूस होती थी। मैंने आयमा को धक्का दिया और वो पीछे की तरफ गिर गई। इसी के साथ उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, कभी पीली तो कभी हरी दिखने लगी, मानो जैसे बिल्ली की आंखें चमक रही हों। मैंने आयमा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो चंद सेकंड्स खामोश रही और फिर भारी सी आवाज़ में मुखातिब होकर बोली कि ऊपर देखो। जब मैंने ऊपर देखा तो वो लम्हा मेरी आंखों से आज भी ओझल नहीं होता। चांद की रोशनी से नुमाया आसमान, जिसके सामने दीवार से निकलती हुई एक औरत का साया, जिसके बाल मेरी जानिब लटक रहे थे और हवा से बाकायदा हिलते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर मैं बेहद खौफज़दा हो गया और चीखता चिल्लाता अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से बगैर चप्पलों के भागकर घर वापस आ गया। सब पूछने लगे कि क्या हुआ, कौन सी बला देख ली है तुमने जो इस तरह से बहक गए हो। मेरे मुंह से सिर्फ आयमा का नाम निकल रहा था, जिस पर मेरी मुमानी ने आयमा से मुखातिब होकर पूछा कि क्या किया है तुमने। और जब मेरी नज़र पड़ी तो आयमा वहीं पर मौजूद थी, जबकि उसे मैं पीछे छोड़ आया था। मेरा जहन इस सब को प्रोसेस ना कर सका और मैं वहीं हवास भागता हो गया। घर से दूर रहना आसान नहीं, ख़ास तौर पर जब आप एक हॉस्टल स्टूडेंट हो। हाँ, अगर डीट हो तो वो अलग बात है, मगर घर की रूटीन और घर के पकवान, ख़ास तौर पर अपना बिस्तर, ये वो चीज़ें हैं जो वापस जाने पर रुखसाती हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के साथ मैं एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में ज़्यादातर शेयरिंग रूम्स होते हैं। किसी कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं तो किसी कमरे में 2 या 3, मगर एक कमरे में 4 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रह सकते। मामूल के मुताबिक मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तशरीफ़ लाया। अपना कामकाज मुकम्मल करके मैं बिस्तर में लेटा। कमरे में मेरे अलावा और भी रूममेट्स थे और हमारा कमरा 4 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है। मुझे याद है एक रात जब मैं सो रहा था तो तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली। साथ वाले बिस्तर पर लेटा मेरा रूममेट भी जाग गया, लिहाजा हम दोनों गुफ्तगू करने लगे। दौरान गुफ्तगू दोबारा नींद आने लगी तो हम सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर दोबारा लेट गए। अभी मेरी आंख बंद हो रही थी कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा कंबल खींच रहा है। नींद की वजह से गुनूदगी में था, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और कंबल ऊपर ओढ़ने की कोशिश की, मगर मालूम हो रहा था कि
कंबल कोई वापस अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ देर बाद जब कंबल का खिंचाव ख़त्म हुआ तो मैं सोच में मुब्तला हो गया कि आखिर ये क्या था। कोई जाग रहा है या फिर कुछ और बात है कि इसी दौरान मेरी कमर से कंबल उठ रहा था, जैसे कोई हल्के से उसे उठा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर फौरन झपट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। सब रूममेट्स ऐसे सो रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उनके अलावा कमरे में और कोई दिख भी नहीं रहा था। और ये सब कुछ चंद सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ। क्या था क्या नहीं, मगर उस वक्त मैं थोड़ा खौफज़दा हो गया था। मैं और मेरा दोस्त हॉस्टल की छत पर जाकर अक्सर बैठा करते थे और दूर के नज़ारे किया करते थे। हमारे हॉस्टल की मंजिलें थीं भी ज़्यादा, जिसकी वजह से ऊंचाई से तकरीबन शहर की रोशनियां नज़र आती थीं। एक रात मैं और मेरा दोस्त ऊपर बैठे चाय के साथ गपशप लगा रहे थे कि नीचे से दो दोस्त और हमारे साथ आकर बैठ गए और हमारे दरमियान जन्नत की बातें शुरू हो गईं। एक दोस्त अपना किस्सा बताए तो दूसरा किसी नानी या दादी का, और यूं हम एक टॉपिक को लेकर बातें करते रहे कि आखिर जन्नत क्या है, किस तरह के दिखते हैं, अच्छे कौन से होते हैं और बुरे कौन से होते हैं। खैर ये गुफ्तगू चलती रही। हमने सोचा कि अब नीचे चले जाना बेहतर है, तो हम लोग नीचे आ गए। उस रात मेरी तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही थी। मैं जल्द बिस्तर में लेटकर सो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो सब सो रहे थे और कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। मैंने टाइम देखा तो 2:40 हो रहे थे। टाइम देखकर मैंने फ़ोन को साइड पर रख दिया और सोने के लिए तकिए पर सिर रखा तो उस दौरान मेरी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी, जो कि खुला हुआ था, मगर हम लोग बंद करके सोते थे। मैं उठने का सोच रहा था कि मुझे मज़ीद नज़र आ रहा था जैसे कोई बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने एक नज़र रूममेट्स पर दौड़ाई तो सभी अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। मैं अपने जहन में तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि उसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा बंद हुआ। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि अंदर कौन है कौन नहीं जो अंधेरे में यूं खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही लेटा रहा मैं, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, मगर मेरे देखते ही देखते वो दरवाज़ा कभी खुलता तो कभी बंद होता और सुनाई देता था जैसे अंदर कोई मौजूद है। ना जाने सब में मेरी आंख कब लगी या मैं होश खो बैठा कि मेरी आंख सुबह खुली और मैंने देखा बाथरूम का दरवाज़ा बंद है और सभी रूममेट्स सो रहे हैं। वक्त तकरीबन उस वक्त 7:15 का हो रहा था। सुबह उठकर मैंने अपने दोस्तों से इस बात के मुतालिक शेयर किया तो वो भी सुनकर ताजुब में मुब्तला हो गए कि ना तो पंखा चल रहा था और ना ही उनमें से कोई उठा, तो फिर आखिर ये सब क्या था। सितंबर के करीब की बात है ये, जब एक रात मैं कॉमन रूम से अपने रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए वापस आ गई। नमाज़ पढ़कर मैं बिस्तर में सोने के लिए लेटी। अचानक किसी पैर मेरी आंख खुली, मगर किसी मर्दाना सरगोशी की वजह से, वो भी काफ़ी ज़ोरदार और अरबी में। उसके बाद से बहुत गैर मामूली वाक़यात होने लगे जब भी लड़कियां अपने कमरों में नमाज़ अदा करती। एक मर्तबा लड़कियां अपने कमरे में मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी कि उन्हें उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना सुनाई दे रहा था, मगर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हॉलवे बिल्कुल सुनसान और खामोश था। इसके अलावा एक मर्तबा एक छिपकली दिखाई दी जो कि एक बेड से दूसरे बेड में जाते दिखाई दे रही थी, और एक बार एक अनजान चप्पल हमारे 302 रूम में दाखिल हो गई
उसके बाद से मेरी चीज़ें गायब होना शुरू हो गई, वो भी मेरे लॉकर से, जबकि मेरी रूममेट्स आउट ऑफ टाउन हुआ करती थी। और एक मर्तबा एक लड़की ने जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने शीशे में उसे काली स्याही लाइंस की तरह ड्रिप करती हुई शीशे में दिखाई दे रही थी, और वो भी किसी एक नहीं बल्कि कमरे के दोनों शीशों पर। मालूम हुआ कि उसका आईलाइनर टूटा हुआ उसकी रूममेट के डेस्क के नीचे गिरा पड़ा था, मगर कैसे और क्यों ये समझ से बाहर था। यही नहीं, एक मर्तबा 3 फ्लोर्स ऊपर 2 लड़कियां किचन अप्लायंस के साथ मामला दुरुस्त कर रही थीं कि साथ से केटल ऑन हुई और पानी उबलने लगा, जबकि उन दोनों में से किसी ने ना तो केटल को हाथ लगाया था और ना ही उसका बटन ऐसा था कि खुद ब खुद ऑन हो जाए। इस तरह के और भी सिलसिले लड़कियों के साथ होते रहते थे, मगर ये सिलसिला आखिर था क्या, ये बात कभी समझ में नहीं आई।